तो लीनियर वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे और करीबन 2 से 3 क्लास में कवर होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं आपके। अगर आप एमएससी में हैं, एमएससी फर्स्ट सेम में हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक आता है लीनियर वेक्टर स्पेस। देखो लीनियर वेक्टर स्पेस होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये कोई ऐसा कुछ लिखा मैंने, ऐसा ये चीज़ क्या है, मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा। इसको कैट नोटेशन कहते हैं, कैट नोटेशन। तो ये क्या है, ये एक स्टेट है। स्टेट क्या है किसी वेव फंक्शन का या किसी फंक्शन का स्टेट है। ये जो फंक्शन का स्टेट है उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को बताता है, मतलब उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये किसी फंक्शन की स्टेट जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसके पास प्रॉपर्टीज है, उनको शो करता है। तो यदि ये एक फंक्शन की बात हो रही है, अगर हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शंस के लिए, मान लो एक के लिए लिख लिया मैंने psi1 ऐसा करके, ये इसी तरह के नोटेशन में, एक के लिए लिख लिया मैंने psi2, एक के लिए लिख लिया psi3 और एक के लिए लिख लिया psi4, ऐसा कुछ लिख लिया। तो वो क्या बन जाएगा, वो सभी फंक्शंस के लिए उनकी स्टेट बन जाएगी। और सभी को कंबाइंड करके अगर कहा जाए तो ऐसे बहुत सारे अगर स्टेट हुए अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो सभी को कंबाइंड करके कहा जाएगा स्टेट स्पेस। क्या कहा जाएगा, स्टेट स्पेस। और अगर इन स्टेट्स के अंदर यदि इन स्टेट्स के अंदर ऐसा कुछ रिलेशन है कि इनको लीनियरली शो किया जाता है ना, लीनियरली शो किया जा सकता है, तो इसको हम नाम देते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस ठीक वैसा ही है जैसे कि हम 3D वेक्टर पढ़ते हैं। 3D वेक्टर में हम 3 वेक्टर लेके और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर लीनियर वेक्टर स्पेस होता है, जहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन की तरह के थ्रू कुछ रिजल्ट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या है, जहां पर हम बहुत सारे फंक्शंस के स्टेट को कंबाइन कर देते हैं और उसको हम नाम देते हैं स्टेट स्पेस। और इसी स्टेट स्पेस को फर्दर नाम दिया जाता है लीनियर वेक्टर स्पेस, जहां पर सेट ऑफ वेक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया जा रहा होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कैट नोटेशन है, कैट नोटेशन। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। ये एक वेक्टर है, सेट मतलब स्टेट है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, यहाँ है साई, यहाँ है फाई और यहाँ है जीटा। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है और इनके साथ कुछ स्केलर क्वांटिटीज है जिनको मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम वेक्टर के अंदर करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स है ना, ऐसे लिख रहा हूँ ए एक्स। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो विद अ सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी एंड सो ऑन विच इज क्लोज्ड अंडर 2 ऑपरेशंस, जो कि 2 ऑपरेशंस के अंदर क्लोज हो जाते हैं, जिनके ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन इट इज नोन एज लीनियर वेक्टर स्पेस। वापस से बताऊं तो वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या है, कोई फंक्शन है उसकी जो स्टेट क्या बता रही है, वो किस बारे में बता रही है, उसकी जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज है वो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, सब कुछ उसके बारे में डिटेल हमें मिल रही है। ऐसे ही हमने बहुत सारे वेव फंक्शन की स्टेट को उठा के कंबाइंड कर दिया तो उसको हमने नाम दिया स्टेट स्पेस। फिर यदि हम इसके बीच में कुछ रिलेशंस बना दे और वो रिलेशंस 2 ऑपरेशन पे खत्म हो रहे हो, एक ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन का, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, देन इट इज नोन एज लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस। मैंने कहा यहां पर 2 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, एक वेक्टर एडिशन और एक हमें परफॉर्म करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 2 स्टेट हैं, एक है कैट साई, ये है कैट, इसका मतलब होता है कैट। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कैट, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ब्रा। ये है कैट नोटेशन और ये है ब्रा नोटेशन, ये है ब्रा नोटेशन। और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, तो ये है ब्रा कैट। अगर ये ऐसे लिखा है देन इट इज नोन एज कैट, ऐसे लिखा है दैट इज नोन एज ब्रा नोटेशन, और अगर इसको कंबाइंड कर दिया तो इसको हम बोलते हैं ब्रा कैट नोटेशन। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक वेक्टर लिखा हुआ है साई वेक्टर, एक वेक्टर है फाई वेक्टर। ये किसी लीनियर वेक्टर स्पेस के 2 वेक्टर्स हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस को शॉर्ट में हम लिखेंगे LVS। उसके 2 वेक्टर्स हैं,
तो यदि उनका सम करना है तो ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे हम वेक्टर्स के लिए करते हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन की, यानी कि a प्लस बी इजक्वल्स टू बी प्लस ए, तो वही सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी लगेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साई प्लस फाई इजक्वल्स टू क्या होगा 5 प्लस साई। फिर एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर हैं a प्लस बी, इनको एक कॉलम एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर एक हो गया c से इसको ऐड किया, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। तो ठीक यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक है साई एक है फाई, इनको थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करा दिया, दैट इज नोन एज जीटा। इसको हम लिख सकते हैं साई प्लस फिर क्या लिख दिया इसको हमने फाई प्लस जीटा। तो ये ठीक वैसे ही परफॉर्म हो रहे हैं जैसे कि हम किसके केस में करते हैं, वेक्टर के केस में करते हैं। 3 डायमेंशन वेक्टर के केस में जिस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जिस तरह से हम 3 डायमेंशन वेक्टर में अगर मेरे पास कोई वेक्टर है a, कोई वेक्टर है a और इस वेक्टर में मैंने कोई क्वांटिटी ऐड करा दी a माइनस, तो इसका आंसर आएगा 0। वेक्टर में वेक्टर ऐड कराया तो 0 आया, 0 को हम बोल रहे हैं नल वेक्टर, मतलब इसको भी मैं वेक्टर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नल वेक्टर। तो एक कोई वेक्टर है उसमें सेम वेक्टर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने ऐड करा दिया, एडिशन करा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, 0 वेक्टर। ठीक है, तो सेम कहानी यहां पर होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ 0 और नल वेक्टर। यदि कोई वेक्टर है साई, उसमें माइनस साई वेक्टर को मैंने ऐड कराया, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0, और इस 0 को हम क्या नाम देंगे, 0 वेक्टर। इस 0 को हम क्या नाम देंगे, 0 वेक्टर और नल वेक्टर, 0 वेक्टर और नल वेक्टर। इस चीज को हम नाम देंगे 0 वेक्टर और नल वेक्टर, और इसको लिखने का तरीका ये हो गया कैट नोटेशन के अंदर, इस तरह से हम इसको लिखेंगे कैट नोटेशन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहली चीज क्या थी, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हो गई विच इज सिमिलर टू द वेक्टर एडिशन ऑफ 3 डायमेंशन। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मैं जो वेक्टर है इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो वेक्टर हो गया साई, इसको स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो गई, ए, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नया वेक्टर बन के आ गया, एक नया वेक्टर बन के आ गया। इट इज समथिंग लाइक ए एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर बन के आ गया बी। तो एक वेक्टर है मेरे पास साई, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज नोन एज ए, एक नया वेक्टर बन के आ गया जिसको हमने नाम दिया फाई। तो प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर गिव्स अनदर वेक्टर फ्रॉम सेम एलवीएस। तो उस लीनियर वेक्टर स्पेस से, उसी लीनियर वेक्टर स्पेस में एक नया वेक्टर मेरे को मिल जाएगा, दैट इज नोन एज फाई। जरूरी नहीं फाई हो, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जीटा वीटा जो भी आप लेना चाहे, मतलब होगा वो उसी लीनियर वेक्टर स्पेस से। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। दूसरा, यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है फाई, एक है साई और एक है फाई, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है पहले इस तरह से लिखना, स्केलर से मल्टीप्लाई किया इसको और इसको भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो बना ए साई प्लस बी साई। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा और उसी सेम स्पेस से होगा, है ना। कुल मिला के कहानी इतनी सी है सिर्फ। अगर आपके पास दो वेक्टर है तो उनको इस तरह से लिखा जा सकता है, दो वेक्टर है, एक है फाई एक है साई, तो वो लीनियर वेक्टर स्पेस के वेक्टर होंगे यदि उन्हें इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये कहानी है कुल मिला के, जो आगे चल के ऑपरेटर के केस में भी हम देखेंगे, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी जो सेम लीनियर वेक्टर स्पेस से होगी। अब जिस तरह से यहां पर प्रॉपर्टीज थी एडिशन में, एक थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसी तरह से यहां पर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमारे पास एक वेक्टर है साई और एक है फाई, इन दोनों का हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है साई और फाई का, उनको हमने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया ए, तो इंडिविजुअली ये ए जो है वो साई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंडिविजुअली ये ए जो है वो फाई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है ए साई और ए फाई। सिमिलरली हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ए प्लस बी और एक वेक्टर है हमारे पास साई, तो इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? इंडिविजुअली ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा साई से और इंडिविजुअली बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा साई से, तो ये लिखा जाएगा ए साई प्लस बी साई। ये जो प्रॉपर्टीज चल रही हैं सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम वेक्टर के केस में यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले हमने देखा वेक्टर एडिशन, और लीनियर वेक्टर स्पेस के केस में ये दो ऑपरेशन ही इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, एक है वेक्टर एडिशन, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है जो कि आप वेक्टर एडिशन में भी पढ़ते होंगे कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगती है क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ध्यान रखना होता है आपको बस। फिर यदि हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, एक वेक्टर है साई, वो ऑलरेडी एक स्केलर से मल्टीप्लाई है जो कि है बी, इसको एक और स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने ए से, तो क्या बनेगा? ए बी साई। ये ठीक वैसे है जैसे मेरे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है ए और मैंने उसको एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि ऑलरेडी बी से मल्टीप्लाई है उससे मल्टीप्लाई कराया, तो उसको ऐसा लिख सकता हूं मैं ए बी ए, वही तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। बस डिफरेंस क्या है कि ये अजीब से साइन लग गए, ये अजीब से साइन, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसी तरह से यदि मैं किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा, किसी वेक्टर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? जीरो वेक्टर ही तो मिलेगा, तो मेरे को क्या मिल गया? जीरो वेक्टर मिल गया। इसी तरह से किसी वेक्टर को यदि मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? यही वेक्टर मिलेगा सेम, तो सेम कहानी हो रही। ये हो गया यूनिट स्केलर क्वांटिटी, यूनिट स्केलर क्वांटिटी से मैंने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे को क्या मिलेगा? वही सेम वेक्टर मिल जाएगा साई। तो जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हम बात करेंगे कि स्पेस जिसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस हमें बहुत तरीके से समझ में आएगा जब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है। डिटेल में इसको हम जानेंगे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली है सेट ऑफ वेक्टर्स। जिस तरह से मैंने लीनियर स्पेस वेक्टर की बात करी कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स है विद सम स्केलर क्वांटिटीज, इसी तरह से हिल्बर्ट स्पेस सेट ऑफ वेक्टर्स है विद सम स्केलर क्वांटिटीज विच सेटिस्फाई द सम प्रॉपर्टीज, जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया साई, एक ले लिया फाई और एक ले लिया जीटा, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। स्केलर के सेट हो गए ए बी सी एंड सो ऑन। तो ये सेम कहानी है जो कि यहाँ पर थी, ये सेम डेफिनेशन लिखी है जो कि यहाँ पर भी थी। यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म किए गए थे लीनियर वेक्टर स्पेस के केस में, एक वेक्टर एडिशन का, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, ये प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि ए हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर स्पेस वेक्टर। गुड मॉर्निंग भाई। हिल्बर्ट स्पेस जो होगा वो एक लीनियर स्पेस वेक्टर ही होगा। हिल्बर्ट स्पेस इज अ पार्ट ऑफ लीनियर स्पेस वेक्टर, यानी कि LSV। हिल्बर्ट स्पेस हैज डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का क्या चक्कर है? स्केलर प्रोडक्ट का चक्कर ये है कि जैसे आप वेक्टर में थ्री डायमेंशन वेक्टर में आपके पास कोई दो वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, तो इनका आप स्केलर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से कराते हैं। इसी तरह से लीनियर स्पेस वेक्टर के केस में या क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट कराना हो
तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे कराएंगे हम? हमारे पास एक नोटेशन है ये कैट नोटेशन, और एक नोटेशन है हमारे पास ब्रा नोटेशन, ये ब्रा नोटेशन। तो यहां पर स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लिख दिया, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। और इसको दूसरा हम नाम देते हैं इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये कहलाएगा आउटर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? आउटर प्रोडक्ट। और ये लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। तो यहां पर लिखा हुआ है हिल्बर्ट स्पेस हैज डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट। तो हिल्बर्ट स्पेस स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, स्केलर प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हिल्बर्ट स्पेस इज सेपरेबल, सेपरेबल है यानी कि इसको सेपरेट किया जा सकता है। ये ज़्यादा कहानी जब समझ में आएगी, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो हिल्बर्ट स्पेस है इज समथिंग लाइक सेम लाइक लीनियर वेक्टर स्पेस। जिस तरह से लीनियर वेक्टर स्पेस वेक्टर्स का सेट ऑफ वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है विद स्केलर क्वांटिटीज, पर वहां पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए, एक वेक्टर एडिशन का और एक परफॉर्म होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट का। इसी तरह से ये भी सेट ऑफ वेक्टर्स है जो स्केलर क्वांटिटीज के साथ है, पर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। कि पहली चीज तो ये हिल्बर्ट स्पेस जो है वो LVS ही होना चाहिए, LSV होना चाहिए, यानी कि लीनियर स्पेस वेक्टर ही होना चाहिए। फिर हिल्बर्ट स्पेस जो है वो स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, मतलब इनर प्रोडक्ट। वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और ये सेपरेबल होता है। आगे बात करते हैं। अब बात करता हूं मैं डायरेक्ट नोटेशन। डायरेक्ट नोटेशन जो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, जो कैट है जो ब्रा है, उनका मतलब क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक नोटेशन यूज करते हैं हम जिसको हम कहते हैं ब्राकेट। जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राकेट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटम स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से लिखते हैं साई कंजुगेट और साई, या साई कंजुगेट डी टाउ। तो इसको यदि मेरे को डायरेक्ट नोटेशन में शो करना है, डायरेक्ट नोटेशन में शो करना है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। ये लिखा मैंने, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से साई। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कहलाता है कैट, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है ब्रा। इसको हम बोलते हैं ब्राकेट नोटेशन। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं या मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इन दोनों का सेम मीनिंग है, इन दोनों का सेम मीनिंग है। ये जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन बना डायरेक्ट नोटेशन, इसको एंगल ब्रैकेट से शो किया जाता है। ये कौन से ब्रैकेट है? एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट विद अ वर्टिकल बार, बीच में एक वर्टिकल बार लग गई, तो ये नोटेशन बनता है किसका? डायरेक्ट नोटेशन का। इसमें मैंने आपको कहा कि ये जो पीछे वाला, जो ये पीछे वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट, और ये वाला कौन सा है? राइट साइड। राइट साइड, ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है। ये राइट साइड मेरा राइट, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो कैट वेक्टर जो है, कैट वेक्टर वो कुछ इस तरह से शो किया जाएगा, ये कैट वेक्टर है। और ब्रा वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से शो किया जाएगा, ये ब्रा वेक्टर है। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये कहलाएगा ब्राकेट, है ना। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये कहलाएगा ब्राकेट। तो ये बनेगा ब्राकेट नोटेशन। क्लियर है यहां तक? फिर यदि कैट वेक्टर को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना हो, तो कैट वेक्टर कोई भी मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हमें शो करना हो तो वो शो करता है कॉलम मैट्रिक्स को। मान लेते हैं एक वेक्टर है कैट वेक्टर साई, जो कि A1 A2 A3 A4 एंड AN एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसको यदि मेरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स। यदि मेरे को कैट वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना है तो कैट वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स बनेगी।
ठीक है, वो वेक्टर मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। यानी कि अगर हमारे पास उस मैट्रिक्स के एलिमेंट है A1 A2 AN, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल कॉलम है और n रोज है, सिंगल कॉलम है और n रोज है। सिमिलरली यदि मेरे को ब्रा वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो वो एक रो मैट्रिक्स बनेगी। यहां पर ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ये बनेगी रो मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स थी जिसके n रोज थी, ये रो मैट्रिक्स बनेगी जिसके n कॉलम है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब मैं कैट वेक्टर को ब्रा वेक्टर में बनाऊंगा, कैट वेक्टर को ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है। पहली चीज तो क्या हो रही है, ये जितने भी एलिमेंट थे, ये जितने भी एलिमेंट थे इनका मैंने कंजुगेट कर दिया, जितने भी एलिमेंट थे इनका मैंने कंजुगेट कर दिया, पहला। दूसरी चीज, कंजुगेट करने के साथ साथ मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। कंजुगेट करने के साथ साथ मैंने ट्रांसपोज ही तो क्या है, ये मैट्रिक्स ऐसे लिखी है कॉलम में, फिर इसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो पहला तो काम मैंने किया, कंजुगेट बना दिया इनका। कंजुगेट बनाने का मतलब है a प्लस आयोटा बी लिखा होगा तो वो बन गया a माइनस आयोटा बी। फिर कॉलम को मैंने रो बनाया, तो कंजुगेट के साथ साथ मैंने क्या किया, ट्रांसपोज भी किया। तो इट मीन्स जो ब्रा वेक्टर होता है वो कैट वेक्टर का हर्मिशियन कंजुगेट होता है। ठीक है, तो ब्रा वेक्टर इज हर्मिशियन कंजुगेट। हर्मिशियन कंजुगेट का मतलब क्या है, कंजुगेट भी हो रहा है और ट्रांसपोज भी हो रहा है। हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ कैट वेक्टर, हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ कैट वेक्टर, जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने कैट नोटेशन में लिखा है। एक वेक्टर है a प्लस आयोटा बी, पहला एक एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल लिया मैंने ये a प्लस बी। ठीक है, इस वाले वेक्टर के अंदर रियल पार्ट भी है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, और इस वाले वेक्टर के अंदर दोनों रियल पार्ट है, दोनों ही रियल पार्ट है। तो यदि इसका ब्रा मेरे को लिखना है, ये कैट वेक्टर है, इसका ब्रा वेक्टर मेरे को लिखना है, तो ब्रा वेक्टर क्या हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है इसका, तो इसका कंजुगेट करना पड़ेगा। कंजुगेट का मतलब आयोटा यहां पर है प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये इसका कौन सा नोटेशन हो गया, ब्रा नोटेशन हो गया। इसी तरह से रियल पार्ट का करोगे तो रियल पार्ट में कंजुगेट का सेम ही रहेगा। तो यहां a प्लस बी है तो यहां पर भी क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा। ठीक है, यहां पर भी क्या बनेगा, a प्लस बी ही बनेगा। फिर मेरे पास कोई वेक्टर है साई वेक्टर, उस साई वेक्टर को मैंने लीनियर फॉर्म में लिखा। अभी मैंने आपको बात की थी कि लीनियर फॉर्म में कैसे लिखना है, लीनियर फॉर्म में, लीनियर स्पेस वेक्टर में, जो कि हमने यहां लिखा था। तो कोई एक वेक्टर है जिसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, दो स्टेट्स हैं, साई 1 और साई 2, उनसे मिलकर एक वेक्टर बना हुआ है, तो उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया, तो है a और ये है b, तो दोनों ही रियल पार्ट है। तो यदि इसका ब्रा नोटेशन लिखा जाएगा, यदि इसका ब्रा वेक्टर बनाया जाएगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रियल पार्ट है। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता कि इसका एक पार्ट बन रहा है रियल, यानी कि एक बन रहा है a साई 1 a फाई 1 और दूसरा बन रहा है आयोटा a2 फाई 2, तो अब अगर इसका आप ब्रा नोटेशन बनाओगे, ब्रा वेक्टर बनाओगे, तो यहां पर प्लस आयोटा था, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस
जो कि अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इज अ वेक्टर स्पेस विच एक्सपेंड इटसेल्फ टू एन डायमेंशनल स्पेस। इसको आगे बताऊंगा मैं। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया, तो ये है इनर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये है आउटर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट इज सेम एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के सिमिलर है। यदि मैं ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर। इसी तरह से यदि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा क्या, ए। इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया तो क्या मिल जाएगा मेरे को, जीरो। तो जो इनर प्रोडक्ट है इज सिमिलर टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ये सिमिलर होता है कौन सा, इनर प्रोडक्ट। इसको और ज्यादा हम डिस्कस कर लेते हैं इनर प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये लिखा मैंने नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को मैं लिख रहा हूं साई डॉट साई इक्वल्स टू 1। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मैंने लिखा ए डॉट बी। ए डॉट बी कराया तो इनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा ए बी और कुछ कॉस थीटा वगैरह आ रहा होगा। इसी तरह से ए का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। इसी तरह से मैं साई का साई के साथ कराऊंगा तो इसका मतलब है कि ये साई, और ये है कैट नोटेशन और ये है ब्रा नोटेशन। ब्रा नोटेशन इसका क्या होता है, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। फिर यहां से डी टाउ कराया तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई। ये वैल्यू क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी मैं एक वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू जो है हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई एक फाइनाइट रेंज में। मान लो वो रेंज है ए से बी तक, ए से बी तक वो रेंज है। ऐसी ही रेंज को मैं बढ़ाता चलूं और उस रेंज की वैल्यू को मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कर दूं, यानी कि मैं प्रोबेबिलिटी को ऐड करता जा रहा हूं। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 बन गई। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई, 1 बन जाती है उस केस में। ठीक है, तो यहां पर a डॉट बी इक्वल्स टू हो गया ए बी, ए डॉट बी इक्वल्स टू हो गया ए बी, और a डॉट ए हो गया ए स्क्वायर, जो कि किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को। इसी तरह से यहां पर साई डॉट साई इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 बन गया। अगर ये क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये 1 बन गया तो ये किसको शो करता है, नॉर्मलाइजेशन। इसको शो करता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन, जो कि ठीक इसी तरह से लिखा हुआ है जैसे कि यहां पर हम पहले लिखते थे साई का कंजुगेट डी टाउ इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद दो प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी हमने, एक पढ़ा था ऑर्थोगोनल और एक पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या था, ऑर्थोगोनल का मतलब था हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन थे, एक था साई 1 और एक था साई 2, एक दूसरे का कंजुगेट था और डी टाउ। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसको हम कहते थे ऑर्थोगोनल, और यदि साई 1 सेम वेक्टर के लिए, सेम फंक्शन के लिए उसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 आ जाता था तो उसको हम कहते थे नॉर्मलाइज। तो यहां पर इसी चीज को अगर मैं इस डायरेक्ट नोटेशन में लिखूं तो ये क्या बनेगा, फाई आई फाई जे, दो अलग अलग वेक्टर ले लिए और इसको मैंने लिख लिया क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में। तो क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में लिखा तो डेल आई जे। यदि i और j इक्वल नहीं है तो ये क्या वैल्यू देगा, 0, और यदि i j के इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज। और ये दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो जो वो वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल। तो जो चीजें हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखी उनको हम ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब एल्जेब्रा इन डायरेक्ट नोटेशन, डायरेक्ट नोटेशन के अंदर किस तरह का एल्जेब्रा हम यूज करेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं। हमारे पास ब्रा वेक्टर के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, लीनियर स्पेस के फॉर्म में बना हुआ है, लीनियर वेक्टर्स का समेशन है। एक वेक्टर है साई 1 और एक वेक्टर है साई 2, इनको लीनियरली कंबाइंड करके एक नया वेक्टर बनाया हुआ है साई वेक्टर। यहां लिखा है 3 साई 1, यहां लिखा है 2 साई 2। इसका अगर ब्रा नोटेशन में बनाऊंगा तो वो बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो सेम कहानी बनेगी। इसी तरह से मेरे पास एक कैट वेक्टर लिखा हुआ है फाई, इसको मैं लिख रहा हूं साई 1 प्लस आयोटा साई 2। तो यदि इसका मैं ब्रा वेक्टर बनाऊंगा तो अब यहां पर चेंज होगा, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया। क्लियर। फिर उसके बाद यदि मैं इनका इनर प्रोडक्ट कराता हूं, इनर प्रोडक्ट कराने का मतलब है साई को मैंने फाई से मल्टीप्लाई करा दिया, इनर प्रोडक्ट करा दिया,
तो इनर प्रोडक्ट कराने का मतलब है मैं इसका और इसका, इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, ये पूरा का पूरा लिख दिया मैंने, यहां पर ये लिखा है ऐसे। इसी तरह से ये पूरा का पूरा मैंने यहां पर लिख दिया। तो एक एक टर्म इंडिविजुअली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 3 यहां पर साई 1 है, ये साई 1, फिर 3 ये आयोटा साई 1 साई 2, फिर -2 साई 2 साई 1 और साई 2 साई 2। अब साई 1 होगा तो ये होगा नॉर्मलाइज, तो ये हो गया नॉर्मलाइज, ये हो गया नॉर्मलाइज, और ये हो गया ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल अगेन ये हो गया ऑर्थोगोनल, और ये हो गया नॉर्मलाइज। तो जो नॉर्मलाइज हो जाएंगे वो वैल्यू क्या दे देंगे 1, और जो ऑर्थोगोनल हो गए वो क्या वैल्यू दे देंगे 0। तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये ऑर्थोगोनल वाली, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी 0, नॉर्मलाइज वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां आगे क्या बचेगा 3, और यहां क्या बचेगा 2 आयोटा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो भाई अब आगे चलें। फिर अब मैं यहां पर लिखा हुआ था साई, पहले मैंने मल्टीप्लाई कराया साई को फाई से, अब मैं साई को साई से करा रहा हूं, यानी कि मैं अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, साई इज मल्टीप्लाइड बाय साई, ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं। तो साई को मैं साई से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। पहला लिखा मैंने 3 साई 1 - 2 साई 2, फिर लिखा 3 साई 1 - 2 साई 2। ठीक है, इस तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा साई 1 साई 1, तो 3 × 3 हो गया 9। दूसरा बनेगा 3 × 2 = 6 साई 2 साई 1, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये आगे आएगा और ये पीछे आएगा। तो 3 2 6 साई 2 साई 1, फिर यहां बनेगा 6 साई 1 साई 2, है ना। इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 6 साई 1 साई 2, और 2 मल्टीप्लाई होकर +4 देगा, तो ये बनेगा साई 2 साई 2। तो ये हो गए नॉर्मलाइज, ये आ गया नॉर्मलाइज। ये दोनों कौन से हो गए, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल वाले दोनों हो जाएंगे 0, हमारे पास रियल पार्ट बचेगा केवल साई 1 हो जाएगा 1, साई 2 हो जाएगा 1। तो 9 + 4 कितना आ जाएगा 13। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से आप अलग अलग कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप कॉम्बिनेशन ये भी बना सकते हो कि यहाँ से आप निकाल लो ये साई फाई का फाई से, फिर आप इसका निकाल लो इस वाले फाई का इस वाले साई से, तो जो चाहो आप वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। प्रोडक्ट इसी तरह से होगा। तो इसको कहते हैं अलजेब्रा इन डायरेक्ट नोटेशन। अब जो मैं ये प्रोडक्ट करा रहा हूँ जिसको नाम देते हैं इनर प्रोडक्ट, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यदि मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं फाई साई, एक लिखा है साई और एक लिखा है फाई। साई है ब्रा नोटेशन में और फाई है कैट नोटेशन में। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहूं, मतलब फाई और साई, तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं जैसे हम लिखते थे उसमें कम्यूटेटर में, तो वहां पर माइनस साइन लगाते थे, तो वहां पर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। तो इसी तरह से यहां पर यदि मैं साई फाई को लिखना चाहता हूं फाई साई, तो वो उसका वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, साई डॉट साई की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी या 0 के बराबर होगी। हमने देखा साई और साई की वैल्यू 1 आ रही थी जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोल रहे थे। तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 या 0 से ज्यादा होगी, यानी कि रियल होगी इसकी वैल्यू हमेशा। 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी,
जिस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में जो ये साई है, एक वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, नल कैट कहलाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो जो साई है वो क्या कहलाएगा, नल कैट कहलाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि साई जो है 0 बन रहा है, मतलब ब्रैकेट जो है इनका वो 0 बन रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं पोस्टुलेट ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं पोस्टुलेट ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। पोस्टुलेट इज एसेंशियल फॉर प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉजिटिव प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखनी है इनर प्रोडक्ट की। फिर बात कर लें, अगर कैट नोटेशन लिखा है तो कैट इज नॉट अ नल कैट इफ कैट इज नॉट अ नल कैट। यदि कैट एक नल कैट नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन की जो वैल्यू है, नॉर्मलाइजेशन कैट को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, इसके ऊपर ये निशान लगाया जाएगा। क्या लिखा, एक मिनट रुको, दिख ही नहीं रहा मेरे को। जैसे ब्रैकेट ऑफ साई फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार फाई, वैसे होल स्टार ऑफ ब्रैकेट ऑफ साई फाई क्या होगा, होल स्टार ऑफ साई फाई में तो जो साई है वो कैट का कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ठीक है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, ये लिखा मैंने साई फाई, तो ये है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और ये साई है और ये डी टाउ है, यही तो है ये भाई। ये फाई जो है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। और अब तुम क्या कहना चाह रहे हो, जैसे ब्रैकेट ऑफ साई फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, नहीं फाई, साई स्टार फाई, फाई नहीं आएगा, साई आएगा। वैसे होल स्टार ऑफ ब्रैकेट साई फाई, मतलब ये पूछ रहे हो, ये यही तो पूछ रहे हो। तो ये स्टार लगा रहे हैं, तो देखो ये जो कैट नोटेशन है, ब्रा नोटेशन जो है वो कैट नोटेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया, तो पूरे का वापस से कर दो, मतलब कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है तुमने, इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, साई और फाई। तो ये जो फाई है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो इसका वापस से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि ये साई बन जाएगा और ये साई रहेगा ही, तो ये साई बनेगा, यानी कि ये बनना चाहिए साई, और यहाँ पर इसका कंजुगेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा साई स्टार, तो ये बन जाएगा ये। तो मतलब ये वही चीज़ आ गई ना, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हम पढ़ते थे, ए बराबर ए डैगर, और ए डैगर का डैगर कर दिया तो वापस ए आ गया, तो ये वही बन रहा है ना वापस से। तो नॉर्मलाइज कैट को हम इस तरह से शो करेंगे, ये फंक्शन बनाकर, ये साइन बनाकर। तो वेयर जो नॉर्मलाइज कैट की जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, कैट नोटेशन ऑफ साई अपॉन अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ साई। यहां पर लिखा है नॉर्म ऑफ साई, ये जो क्वांटिटी है जो अंडर रूट में लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं नॉर्म ऑफ साई कैट, है ना, कैट साई, नॉर्म ऑफ कैट साई एनालॉगस टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस।
जैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं ना यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पर ये सेम कहानी लिखी हुई है, वहाँ पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हो, यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल रहे हो ऐसे, वहाँ पर लिखते हो वेक्टर, ये वेक्टर ए, यहाँ पर लिख दिया वेक्टर की जगह ये कैट नोटेशन, नीचे लिखते हो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लगाते हो यहाँ पर, तो ये नीचे मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है। तो ये और ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट एक इनइक्वालिटी आती है जिसको कहते हैं स्क्वेराज इनइक्वालिटी। स्क्वेराज इनइक्वालिटी, स्क्वेराज इनइक्वालिटी में क्या होता है, हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन है साई का और फाई का, और उसका हमने स्क्वायर कर रखा है, वेक्टर का स्क्वायर कर रखा है, वो हो गया लेस देन इक्वल्स टू फाई, लेस देन इक्वल्स टू हो गया फाई। कंडीशन है इसकी क्या कंडीशन है कि यदि फाई और साई और फाई आर लीनियरली डिपेंडेंट, यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि इनर प्रोडक्ट है, और उस इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर को इस तरह से लिखा जा सकता है यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि एक फंक्शन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, ये इस तरह से, यानी कि कैट साई इक्वल्स टू ए कैट फाई, या ऐसा होता कुछ कि कैट फाई इक्वल्स टू ए कैट साई। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस तरह की अगर आपको आइडेंटिटी मिलेगी, इस तरह का कोई आइडेंटिटी मिलेगी तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब ये वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो और ये वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो। कंडीशन है इनके बीच में लीनियर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास अंडर रूट में कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी है, ये लिखा है साई, ये लिखा है प्लस फाई, इस साई में ही प्लस फाई ऐड कर रखा है, और ये ब्रैकेट नोटेशन है साई प्लस फाई, और ये ब्रा है और ये है कैट, तो फाई प्लस साई प्लस फाई। तो ये लेस देन इक्वल्स टू होगा, अलग अलग कर दिया दोनों को, है ना, साई का साई के साथ प्लस फाई का फाई के साथ, इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है साई प्लस फाई ब्रैकेट साई और प्लस ए प्लस फाई। तो इसको अलग अलग करके लिख दिया, साई प्लस फाई और फाई, ऐसे लिख दिया, इनको अलग अलग करके लिख दिया। तो यहां पर भी कंडीशन सेम है, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे मतलब कुछ इस तरह का अगर इनके बीच में रिलेशन होगा तो ही आप इस ब्रैकेट को, इस आइडेंटिटी को इस तरह से लिख सकते हो, अगर इनके बीच में कोई लीनियर रिलेशन है तो। और अगर ऐसा है तो इस आइडेंटिटी को या इस इनइक्वालिटी को कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, यदि मैंने ऐसा लिखा फाई साई, यदि मैंने लिखा फाई साई, तो इस फाई साई का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है द प्रोजेक्शन ऑफ कैट वेक्टर साई अलोंग द डायरेक्शन ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैट फाई। अगर मैं ये लिख रहा हूं, इनर प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है प्रोजेक्शन ऑफ कैट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैट फाई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैट फाई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैट फाई। ठीक, आगे बात करते हैं। यदि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं फाई वन कैट फाई टू कैट फाई थ्री और अप टू कहां तक है, फाई एन तक है, तो ये एक वेक्टर स्पेस है। एक वेक्टर स्पेस के अंदर ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे,
ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे यदि इनका एल्जेब्रिक समेशन 0 आ जाता है। एल्जेब्रिक समेशन 0 आने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं a psi 1 प्लस a2 psi 2 प्लस a3 psi 3, इस तरह से मैं लिखता हूं, और जो इनके जो स्केलर हैं a1 a2 a3, इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इन सभी की वैल्यू 0 हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी तो मतलब एक वेक्टर दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट। नन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, सारे के सारे क्या हो गए? 0। फिर इसी तरह से यदि सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये वापस से सेट ऑफ वेक्टर्स हमने ये ले लिए, इस सेट टू बी कंप्लीट, ये कंप्लीट कहलाएंगे, और इस सेट टू बी स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस, ये टर्मिनोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी, कंप्लीट और स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस। स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस कब कहलाएंगे? जब इनको लीनियर प्रोडक्ट के फॉर्म में शो किया जा सकता है, जब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किया जा सकता है, मतलब कि कुछ ऐसा a1 या c1 लिख सकते हो आप, psi 1 प्लस a2 कैट psi 2 प्लस a3 कैट psi 3। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो ये कहलाएंगे क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये कहलाएंगे कंप्लीट या स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या कहलाएंगे? कंप्लीट और स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, जिसको कि आप इस पूरे जो नोटेशन है, इस पूरे इक्वेशन को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से Cn phi n, C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 प्लस C3 phi 3, इस तरह से चलता जाएगा। 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर 3D वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा 3 डायमेंशन में काम चल जाता है। आयोटा से आई कैप, जे कैप, के कैप, इन 3 डायरेक्शन में हमारा काम चल जाता है। परंतु वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास डिफाइन नहीं है कि हमारा जो काम है वो कितने डायमेंशन में चलेगा। तो एक वेक्टर स्पेस जो है वो n डायमेंशनल स्पेस कहलाता है। ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, पर मैं अभी बात कर रहा हूं n डायमेंशनल स्पेस की। तो एक वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल स्पेस कहलाता है, ठीक है, और डिनोटेड बाय Vn। A vector space is said to be n dimensional space and denoted by Vn। Vn का मतलब क्या हो गया? जैसे यहां लिखा मैंने, ये लिखा है psi एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, V का मतलब है वेक्टर स्पेस, कैट psi एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का। इसी तरह से n डायमेंशनल स्पेस मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और वो किसके एलिमेंट्स होंगे? Vn वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, maximum number of linearly independent vectors that can be found in the space is equal to n। कंडीशन बन गई, कोई भी वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल स्पेस या n डायमेंशनल कहलाएगा यदि उस वेक्टर स्पेस के अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, उनकी जो वैल्यू है वो n के इक्वल होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? उस जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उसको हम कहेंगे n डायमेंशनल। तो ये जो है आज जो हमने पढ़ा थ्योरेटिकल है, इसमें एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज है क्वांटम मैकेनिक्स की, और ये लगभग सिमिलर है जो हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन वेक्टर्स जो हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम 3 वेक्टर लेके उनके प्रोडक्ट कराते हैं, उनके स्केलर कराते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर बनता है, उसके एनालॉगस बनता है। नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी जो शाम को, उसमें हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से हम वेक्टर्स में देखते हैं कि आयोटा, आई कैप, जे कैप, के कैप को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी वेक्टर एलिमेंट के साथ और अलग अलग वेक्टर एलिमेंट बनाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम आयोटा यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप लेंगे, जिनके अलग नाम होंगे यहाँ पर, उनको हम कहेंगे बेसिस। आयोटा, आई कैप, जे कैप, के कैप को हम कहते हैं बेसिस। इसी तरह से यहाँ पर भी बनेंगे बेसिस, और उनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स बनाएंगे, तो वो किस तरह से बनते हैं। तो शाम की क्लास भी क्वांटम की होगी, जिसमें हम लीनियर स्पेस वेक्टर्स के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, और फिर जो इसकी आखिरी क्लास होगी, जो ये वाला चैप्टर तुम्हारा, उसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, लीनियर ऑपरेशन, यूनिटरी ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
ओके, चलो शाम को मिलते हैं।